Good morning, students. Today we will read a poem, No Men Are Foreign, for class 9th. So, first of all, we will see the introduction of the poem. So, from the title, it is very clear that no men are foreign means that the no men belong to another country, right? तो टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान किसी और कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। तो हमारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम इस कंट्री से हैं और वो जो दूसरा पर्सन है वो किसी और कंट्री से है, राइट? द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल मेन आर सेम, ऑल मेन आर इक्वल, और हेंस ही वांट टू से दैट कि सभी इंसान, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग, सब सेम है, सब इक्वल है, ठीक है? तो कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, राइट? सभी जो है वो हमारे भाई हैं, सभी इक्वल है और सभी सेम हैं। He wants to promote the concept of universal brotherhood and hence he want to promote the concept of brotherhood. वो क्या फैलाना चाहते हैं, क्या भाव हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं? ब्रदरहुड, भाईहुड का। वो क्या चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, कोई इंसान फॉरेन का नहीं है, कोई जो है हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, हम सब इक्वल है, सब सेम है। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. What he want to promote, what he want to convey, right? उसका जो मैसेज है वो क्या है कि दुनिया में सभी जो है वो सेम है, ठीक है? हम सब एक हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। All people, all men are same. सभी लोग, सभी हम सेम हैं। They eat, live, die the same way. और वो क्या समझाना चाहता है इस थ्रू दिस पोएम दैट जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम रहते हैं और जब हम मर जाते हैं, राइट, वो सभी जो तरीके हैं वो सब सेम है। तो हेंस क्योंकि नेचर ने हमको सब कुछ सेम दिया है, राइट, तो हमें कोई राइट नहीं बन सकता कि हम जो है उसमें डिफरेंस कर सकें, राइट? नाउ एवरीवन गेट्स द quantities of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. We can also say that it is a peaceful poem. Okay, hence the poet is focusing on one thing, that is brotherhood. वो ये बता रहे कि हम सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। दुनिया में जो है वर्ल्ड में किस तरीके से कामनेस बनी रहे, शांति बनी रहे, ये समझा रहे हैं उनकी पोएम के थ्रू। तो हेंस दिस इज़ अ पीस पोएम, राइट? और वो ये भी समझाना चाह रहे हैं कि जब नेचर ने हम में कोई फ़र्क नहीं किया, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, राइट, जो नेचर है वो हमारे सभी के ऊपर इक्वल तरीके से ग्रेटफुल है, राइट? वो जो उनका जो देने का जो नेचर गिफ्ट्स है, जब उसने कोई हमें डिफरेंस नहीं किया तो हमें भी कोई राइट नहीं बनता कि हम कोई डिफरेंस करें, राइट, ह्यूमन बीइंग में। सो शैल वी स्टार्ट द पोएम? सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेंजा 1. सो remember, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Right? Now, मैं दोबारा से इसको रीड कर रही हूँ आपके लिए. Then I will explain the stanza and at the last I will explain the literary device of the poem. Okay. So shall we start? Remember, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So यहाँ पे for here we have two difficult words. One is beneath मतलब under और strange मतलब unknown, right? So in this first line the poet says that no men are strange. क्या कहना चाह रहा हो कि याद रखो no men are strange, कि कोई भी अननोन इंसान नहीं है, कोई भी किसी और कंट्री का नहीं है, right? So he is saying that no men are strange and no country is foreign, or there is no country
ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं है, मतलब सब हमारा ही देश है। मतलब हमें कैसे रहना चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी, हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम इंडिया के हैं, वो जापान के हैं, ठीक है, वो अमेरिका के हैं, तो ये चीज़ हम में नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या सिखाना चाह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन, कि कोई दूसरे देश का नहीं है, ठीक है, हम सब भाई हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सो ही इज़ अटेम्प्टिंग टू रिमूव द borders from the earth which have been erected to separate different countries. Here he want to say that, right, he want to convey the message that one should remove, हमें क्या करना चाहिए, जो borders हैं, right, उनके परे जाके सोचना चाहिए। और हमें जो हमने बाउंड्रीज़ क्रिएट करी और हमने अपने अलग अलग देश बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में, ठीक है, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो कम हो गई है, राइट। तो ही वांट टू से डैट कि हमें ये जो बाउंड्रीज़ है वो यहाँ से मिटा देनी चाहिए, रिमूव कर देनी चाहिए। और जब हम बाउंड्रीज़, अलग अलग देशों की बाउंड्रीज़ रिमूव कर देंगे तो हम सब मिलकर पूरा एक देश बन जाएंगे, राइट। देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन। और अगर हम ऐसा करते हैं, राइट, कि अगर हम सभी बाउंड्रीज़ को हम हटा दें और एक ही देश रखें, तो फिर हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि हम, वो इंसान जो है, सामने वाला जो इंसान है वो दूसरे देश का है, राइट। वी विल फील एवरी कंट्री एज आवर ओन लैंड, ओके। और फिर हमें क्या फील होगा कि जो सारे देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, ठीक है, जो भी पूरी कंट्री है वो सब एक है। तो यूनिटी वाली फीलिंग जो है हम में आ जाएगी। कब आ सकती है? जब हम जो बाउंड्रीज़ है वो रिमूव कर दें और हम ये ना सोचें कि सामने वाला जो पर्सन है वो स्ट्रेंज है, राइट। राइट, सो व्हाट द पॉइंट इज सेइंग दैट वी शुड रिमूव द बाउंड्रीज़ ऑफ द कंट्री, कि हमें जो देशों को जो अलग करती जो बाउंड्रीज़ है उनको हमें हटा देनी चाहिए और सबको किस तरीके से, जैसे कि हम एक देश के वासी हैं, उसी तरीके से रहना चाहिए। We will feel every country is our own land when there will be no borders. Everyone will be free to move around. हमें कब लगेगा कि ये पूरी जो देश है, ये पूरी दुनिया हमारी है और हम सब एक इंसान हैं, हम सब एक है, जब हम ये बाउंड्रीज़ को हटा दें और फ्रीली हम सब जगह जा सकते हैं, राइट। तब हमको फीलिंग आएगी ब्रदरहुड की, तब हमें हमारे पास यूनिटी वाली फीलिंग आएगी। वी फील यूनाइट, ओके। The point want to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. So through this lines he want to convey that all human beings are same, कि हम सब एक हैं। and ये जो और इस जो हम इस पृथ्वी पे रहते हैं वो सब एक ही है और वो सेम ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, राइट। Then he says that instead the uniform worn by soldiers of different countries, the human being is the same. Here he is indicating the soldiers, ठीक है, soldiers होते हैं, राइट, अलग अलग कंट्री के सोल्जर्स होते हैं और उनके पास अलग अलग यूनिफॉर्म होती है वियर करने के लिए, ताकि वो जिस कंट्री के हैं, ठीक है, उसको वो इंडिकेट कर सके। तो वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो सोल्जर्स है, ठीक है, वो जो अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, अलग अलग जो सोल्जर्स अपनी ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, उसमें एक ही है, एक ही इंसान है, राइट। हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग सोल्जर्स होते हैं देशों के, उनके कपड़े अलग हो सकते हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स अलग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला वो सेम है और वो है मैन, ह्यूमन बीइंग। God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way, right? What he is trying to say here that अगर भगवान ने हमको सेम तरीके से बनाया है, जब भगवान ने हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं किया तो हम कौन होते हैं डिफरेंस करने वाले, राइट। ही सेइंग दैट द गॉड हैड क्रिएटेड अस इन अ सिमिलर वे, कि हम सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे हैं, राइट। तो फिर हमें जो है सिमिलर वे से ही रहना चाहिए। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, मतलब नेचर ने हम में कोई डिफरेंस नहीं बनाया है, जिस तरीके से हम सांस लेते हैं वो भी सेम है। Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same Mother Earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. Right? Now here he is saying that
दैट द सारी जो सोल्जर्स हैं, राइट, वो सब हमारे भाई हैं, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ये पीस पोएम है, राइट। ही सेइंग कि ऑल सोल्जर्स आर सेम, कि हम सब जो भी सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं अलग अलग देशों के, वो सेम हैं, ठीक है। और सेम तरीके से वो घूमते हैं, है ना, और हम जो है अपनी जो मदर अर्थ है, राइट, उस पर सेम तरीके से रहते हैं, घूमना भी सेम है। और जब हमारी डेथ हो जाती है, राइट, तब जो हमें जब हमको डेथ होने के बाद उस धरती में जब हम लीन हो जाते हैं, उस मदर अर्थ में जब हम समा जाते हैं, राइट, जब हमारी ग्रेव्स जो है हमारे उसके अंदर जब हमें दफनाया जाता है, वो भी सेम तरीके से ही है, राइट। तो वो कह रहा है कि इसलिए हमें कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम जो डेड बॉडीज़ हैं उनको दफन कर रहे हैं वो भी सेम है। तो वो क्या कह रहा है कि जब हम लाइव है तब भी सेम है, ठीक है, जब हम अलाइव है वी आर इन सेम वे, सेम तरीका है हमारा वॉक करने का, सेम तरीका है हमारा चलने का, ब्रीथ करने का, उसी तरीके से सेम जब मरने के बाद भी हम सिमिलर हैं। हमें जो बरियल करने का जो तरीका है वे है वो भी सेम है। सो हम क्यों डिफरेंस कर रहे हैं, राइट। इसलिए वो स्टार्टिंग में कह रहा है कि नो मैन आर फॉरेन, की कोई भी जो इंसान है वो दूसरे देश का नहीं है। बॉर्डरलेस, बाउंड्री लेस जो है हमारी कंट्रीज़ होनी चाहिए, जिससे कि ब्रदरहुड जो फीलिंग है वो इंक्रीज़ हो, हम यूनिटी में समझें। और वो कहना चाह रहा है कि हमें पीसफुली रहना चाहिए, क्योंकि इस देश का इंसान हो, इस देश का सोल्जर हो या किसी और देश का सोल्जर हो, वो सभी एक ही हैं, उनका तरीका एक है, सांस लेने का तरीका एक है, राइट। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टेंजा, राइट। दे टू aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. So this is the second stanza of the poem. Okay, मैं repeat कर रही हूँ lines. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by war long winter starved. Okay, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. So here यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि दे रेफर्स, यहाँ पे जो दे है वो वर्ड है, वो किसको रेफर कर रहा है ना, दे रेफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग्स टू अदर कंट्रीज़, राइट। जो फॉरेनर्स हैं उनको, जो दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में उन्होंने दे जो वर्ड है वो यूज़ किया है। ओके, वी कॉल दैम फॉरेनर्स एंड डिस्क्रिमिनेट दैम एंड फाइट विद दैम ऑल्सो, राइट। हम उनको फॉरेनर कहते हैं, हम उनको विदेशी कहते हैं, और उनसे हमें बहुत सारी बातों से हम लड़ते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने फॉरेनर कहते हैं और हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं और अलग अलग बातों पर उनसे लड़ाई करते हैं। द पोइट सेज दैट नेचर हैज़ गिवन ऑल द बाउंड्रीज टू ऑल पीपल also just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. Here the poet is saying that कि जब God है उससे जो नेचर है, ठीक है, वो सबके ऊपर एक ही दिया है, राइट। सबको जो नेचर है कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिया है, चाहे वो स्काई हो, एयर हो, राइट। तो जब वो कह रहा है कि जब नेचर ने कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, राइट, सबको सनलाइट मिलती है, सबको एयर मिलती है, वाटर इक्वल पोर्शन में सबको मिला है, तो हम कौन होते हैं, ठीक है। जब गॉड ने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, जब गॉड ने कोई भी किसी भी चीज़ में जो उन्होंने गिफ्ट की है ह्यूमन बीइंग को, राइट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, कोई डिफरेंस नहीं किया है, ठीक है, सबको इक्वली, है ना, इक्वल गिफ्ट दिया है, तो फिर हम कौन होते हैं जो ये सब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज़ नो वॉर, वी लिव अ रिलैक्स लाइफ एंड ईट द थिंग गिवन टू अस बाय नेचर, राइट। अब हम सब जब वॉर नहीं होता है, राइट, तो हम कैसे रह रहे हैं, आराम से, ठीक है, हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है। जब पीस का समय होता है, जब कोई वॉर नहीं होती, किसी देश को लेकर कोई टकराव नहीं होता, कोई वॉर नहीं होता, तब हम पीसफुली अपना काम करते हैं, रिलैक्स लाइफ रहती है हमारी, हम चीज़ें खाते हैं जो नेचर ने हमको दिया है, मतलब सब सेम तरीके से ईट करते हैं, सेम तरीके से ब्रीथ करते हैं। फर्दर ही एड्स दैट ही
that the way we starve during wars in winter time is the same of those belonging to other winter countries. And here he adds कि जिस तरीके से हम भूखे रहते हैं, राइट, जब वॉर होती है, जब किसी एक कंट्री को जो तकलीफ़ या पेन्स उठाने पड़ते हैं, वही सेम कंट्री जो दूसरी कंट्री है जो वॉर में इन्वॉल्व है, उसको भी सेम प्रोसीजर से जाना पड़ता है, राइट. So he wants to say that foreigners who belong to other countries and we both are same. इसीलिए क्योंकि जब वॉर होता है तब इक्वली वो भी उतना ही परेशान होते हैं, हम भी उतना ही परेशान होते हैं. तो यहाँ पे वो क्या ऐड करना चाह रहा है कि जो फॉरेन में, विदेशों में जब जो हमारे कंट्री के नहीं है, दूसरी कंट्री से जब हमारी लड़ाई होती है, फाइट्स होती है, वॉर होती है, तब वो भी सेम चीज़ से गुजर रहे होते हैं, सेम तकलीफ, सेम उनकी लाइफ में भी ये पैनिक एक्सपीरियंस होता है. दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू. और यहाँ पे वो क्या ऐड कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम मेहनत करके कमाते हैं, हम मेहनत करके अपना जीवन गुजारते हैं, राइट, उसी तरीके से सेम वे से जो फॉरेनर्स है, जो दूसरे देश के जो लोग हैं, वो भी सेम उसी तरीके से बहुत मुश्किल से, मेहनत से अपना काम करते हैं, ठीक है, और पैसे कमाते हैं. ही इज़ गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल टू convey to the readers that there is no difference in us and the people belonging to another country. So here यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और वो यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम रहते हैं और जो फॉरेनर्स हैं, राइट, जो दूसरे कंट्री के देश, जो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. जब नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं किया, राइट, उसके बाद में जब वॉर होती है, जब जैसा हमें फील होता है, जिस चीज़ की हमें स्कैर्सिटी होती है, कमियाँ होती है, सेम उसी देश को, उस आगे वाले जो देश हैं उनको भी सेम वही फील होता है, सेम उनको भी इसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है. तो हमें दूसरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. Now let's see the third stanza of the poem. Remember they have eye like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Right? Again the poet is telling the similarity of people. ह्यूमन बींग है, मैन है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. राइट, द पोएट आस्क्स द रीडर्स मतलब हम जो रीड कर रहे हैं उसकी पोएम, उन सबको पोएट क्या कह रहा है, टू रिमेंबर समथिंग, कि हमें कुछ ये जो चीज़ें हैं जो वो बता रहा है उसको याद रखनी चाहिए. ही सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड दैट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. और यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, और जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है, और उनसे वॉर करते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. वो भी उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो लुकिंग है, ठीक है, वो भी हमारे जैसा ही है. तो वो किसी भी तरीके से हमसे अलग नहीं है. नेचर ने उन्हें बिल्कुल हमसे अलग नहीं बनाया, वो हमारे भाई है, तो हमें उसी तरीके से उनके साथ रहना चाहिए पीसफुली. God has given them eyes like ours. यहाँ पे वो सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जैसे ही आइज़ हैं उनकी भी, ठीक है, आपको कोई डिफरेंस नहीं आपको उसमें नज़र आएगा. which open when awake and close when we are asleep. ठीक है, वो आँखें जैसे हम सोते हैं तब वो आँखें बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उठते हैं तब वो ओपन हो जाती है. तो सेम विद द फॉरेनर्स, राइट. तो किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस गॉड ने क्रिएट नहीं किया है. सिमिलरली ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ विच वी कैन विन थ्रू लव. उसी तरीके से उनको एक जो स्ट्रेंथ है वो भी लोगों को दी है, और वो हम कैसे जीत सकते हैं, उनके प्यार से, राइट. देन ही सेज दैट इन एवरी कंट्री, इन एवरी लैंड देयर इज़ वन कॉमन थिंग दैट इज़ लाइफ. और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो वो इंडिकेट करना चाह रहा है वो क्या है कि हर एक देश और हर एक कंट्री को, ठीक है, एक कॉमन चीज़ दी है, वो है लाइफ, जीवन. ठीक है, हम सबके पास जीवन है और हमें वो बहुत पीसफुली जीना चाहिए. राइट, लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग, and if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or war between us. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमें भगवान ने एक चीज़ कॉमन दी है इन सबसे परे उठकर, ठीक है, वो है लाइफ. तो हमें अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही पीसफुली जीनी चाहिए. और ये हम कब जी सकते हैं, ठीक है, जब हमें महसूस हो जाए, जब हम ये बात समझ जाए, ठीक है, हम ये चीज़ रिकग्नाइज़ कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि सामने वाला बिल्कुल हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारा भाई है. उसके बाद
राइट। अगर हम ये फीलिंग को समझ जाए, अगर ये जो फीलिंग ऑफ लव है, ब्रदरहुड है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, राइट, ये वाली जब फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी तब कोई भी देश किसी से झगड़ा नहीं करेगा, हम उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम उनको मार नहीं पाएंगे और हम कैसे भी उनको हार्म नहीं करना चाहेंगे या हमें उनको हार्म नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हमें ये पता चल जाए कि वो हमारे भाई है, राइट, कि वो जो है वो सब हमारे जैसे हैं, हम में से एक है। Now next stanza, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. This is very important stanza of the poem. So here you can disposes मतलब होता है deprive, right? तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है पोइट, क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमको देना चाह रहा है। सो हियर द पोइट से दैट वी शुड रिमेंबर दैट whenever someone tells us to hate a person from another country, राइट, अगर कोई हमें कहता है कि यार वो दूसरे देश का है, कि वो नेपाल का है, कि वो आप कह सकते हो कि चाइना का है, अमेरिका का है, जापान का है, अगर कोई हमको ये बात कहता है, राइट, और हम ये बात सुनकर अगर उनसे नफरत करने लग जाते हैं, ठीक है, टू थिंक हिम एज आवर एनिमी, एंड व्हेनेवर वी थिंक समवन टू बी आवर एनिमी देन वी डिप्राइव आवरसेल्फ, वी चीट आवरसेल्फ एंड वी कंडेम आवरसेल्फ। और वहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम दूसरों को, राइट, दूसरों से नफ़रत करने लग जाते हैं, ठीक है, अगर हम उनको दुश्मन मानकर उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं, राइट, हम अपने आप को हेट कर रहे हैं, हम अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर हम किसी और के साथ चीट करते हैं, अगर हम किसी और को हेट करते हैं, इसका मतलब हम अपने आप से हेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनमें से एक ही हैं, राइट, क्योंकि हम सब सेम हैं, नेचर ने हमको सेम बनाया है। तो हम किसी और को नफ़रत करते हैं, उसको दुश्मन मान के, ठीक है, तो इसका मतलब हम अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं। वी से दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी। और यहाँ पे वो क्या आपको जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें इस तरीके के नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और हमें सबको प्यार करना चाहिए, सबको यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ ले जाना चाहिए। वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन टू बी आवर एनिमी। क्या समझाना चाह रहा है कि हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। ड्यूरिंग ए वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस। और क्या समझाना चाह रहा है जब वॉर की बात होती है, राइट, जब हम किसी देश के खिलाफ लड़ते हैं, इसका मतलब दोनों देश, ठीक है, दो देश जिनके बीच में वॉर होता है, वो दोनों देश कहीं ना कहीं लॉस जो है वो सफ़र करते हैं। And that is why the poet says that war is not in our favor. He says that whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing, ठीक है। और यहाँ पे poet क्या कहना चाह रहा है कि हमें किसी के भी खिलाफ कोई भी वेपन नहीं उठाना चाहिए, और अगर हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें कोई हर्ट करना चाहते हैं, तो हमें एक चीज़ रिमेंबर करनी चाहिए, एक चीज़ याद रखनी चाहिए, और वो चीज़ है कि हम सब भाई हैं, राइट। तो हम अपने भाई के खिलाफ कैसे बंदूक, कैसे वेपन उठा सकते हैं। तो जिस तरीके से नेचर ने हमको बनाया है, सभी को एक ही बनाया, उसी तरीके से हमें रहना चाहिए। हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, हमें वॉर की हमें दूसरों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से नफ़रत करते हैं, इसका मतलब वी चीट आवरसेल्फ, वी हेट आवरसेल्फ। So this is the concluding stanza of the poem. This is the last stanza of the poem. Let's start the stanza. It is the human earth that we defile, our hell of fire and dust outrage, the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign, no country strange, right? मैं दोबारा से इसको रीड कर रही हूँ so that you can clear the meaning. It is the human earth that we defile, our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. यहाँ पर defile का मतलब क्या है? make dirty or pollute, and outrage मतलब the innocence of violate the purity. Okay. So here the poet is trying to say that
we should keep in mind that whenever we pick weapons against any person we make the earth dirty, right? कि जब भी हम किसी के खिलाफ वेपन उठाते हैं, इसका मतलब हम अपने देश को, हम अपनी जो अर्थ है, मदर अर्थ है, उसको गंदा कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं. Because we make the earth dirty because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed. और वो क्या कह रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम हमारे देश को, हमारी जो मदर अर्थ है उसको डर्टी, उसको गंदा, पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वॉर होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोगों का जो ब्लड है वो शेड होता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, राइट. चारों तरफ फायर होती है, मतलब आग होती है, डेथ होती है, और जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारी धरती है वो पॉल्यूट हो जाती है. दीज डेड बॉडीज़ accumulate on the earth and it make it impure. ठीक है, और ये डेड बॉडीज़ है वो कहाँ पड़ी रहेगी, कहाँ रहेगी, अर्थ पर रहेगी, और हमारी जो अर्थ है उसको क्या बना देगी, बहुत ही पॉल्यूटेड, डर्टी बना देगी, इम्प्योर बना देगी, राइट. द फायर ऑफ वॉर विच इरप्ट्स, द स्मोक विच कम्स आउट, द डस्ट विच fills the air it is so dirty that it pollute and outrages the purity of the air. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो आग वहाँ, ठीक है, वॉर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो लोग मरते हैं, ठीक है, जो स्मोक फायर होती है, आग लगती है, ठीक है, तब क्या होगा कि उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से इम्प्योर हो जाती है, ठीक है. और यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ इतनी इनोसेंट है, ठीक है, इतनी प्योर है, ठीक है, वो पूरी तरीके से इम्प्योर हो जाती है, उसकी प्योरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है. With all these things, the poet want to give us a message that we should not indulge in war. So what is the message he want to give here, right? ये conclusion line है उनकी, और he want to say that कि one should not believe in war, कि हमें war, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, इसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse, right? Reverse लिखा है, repetition है यहाँ पे, emphasize करने के लिए लिखा है, और लास्ट में वो क्या लिखते हैं, ठीक है, रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन, कि हम कोई भी, जितने भी लोग हैं, कोई दूसरे देश के नहीं हैं, है ना, हम सब एक ही देश से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, वो है मदर अर्थ, और कोई भी इंसान स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है. सो this is the message given by the poet in No Men Are Foreign. Now we will see the literary device. So here we can see the literary device of the poem. Okay, सबसे पहले हम rhyming scheme की बात करते हैं our literary devices में. So the entire poem is written in free verse. So this is a free verse, modern poetry है, राइट. तो यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है. नाउ ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है जो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिट्रेशन, राइट. तो एलिट्रेशन क्या है हम सभी को पता है, बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ. द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन, राइट. जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और बार बार वो रिपीट हो रही है, मतलब एस की साउंड या पी की साउंड या आर की साउंड जब बार बार रिपीट हो रही है, साउंड की बात करें, वो एलिट्रेशन है. तो यहाँ पे जो एलिट्रेशन है वो था बॉडी ब्रीथ, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बॉडी का बी है, ब्रीथ में भी बी है, तो बी साउंड है वो रिपीट हो रही है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. Now next we can see, okay, ये कुछ और एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं, राइट. वॉर इन विंटर, डब्ल्यू जो साउंड है वो रिपीट हो रही है. एंड नाउ इट्स टाइम टू नो द मेटाफोर. तो मेटाफोर कौन कौन से में, मेटाफोर आपको पता है जब हम कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं पोएम में, राइट, तो वो मेटाफोर कहलाता है, मतलब लाइक और एस का यूज़ नहीं करते हैं. तो यहाँ पे मेटाफोर था यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ओके, सो ये मेटाफोर है. नेक्स्ट, वॉर टाइम इज़ कंपेयर टू द विंटर सीजन, राइट. जब वॉर टाइम है उसको विंटर सीजन से कंपेयर किया है. सो ये भी एक
डायरेक्ट कंपैरिजन था, मेटाफर है। एंड देन वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है रिपीटिशन, राइट। सो रिपीटिशन है जो एंटायर पोएम में रिपीट हुए हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज and no countries foreign is repeated in stanza 1 and in the last stanza, that is stanza number 5. So ये repetition था, right। तो ये जो कुछ important devices थे आपकी poems में। Hope that you liked the poem. Thank you.